हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में हम हल करेंगे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 के प्रश्न पत्र को। यह इसका भाग एक है और आज के इस भाग में हम हल करेंगे प्रथम 25 क्वेश्चन आंसर। यदि आप डीएलएड या शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसलिए आप इस सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बुकलेट। इसके लिए समय होता है 2 घंटे 30 मिनट और क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं और पूर्णांक होता है इसका 200। तो 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, यानी एक अंक का एक प्रश्न होता है। समय होता है 2 घंटे 30 मिनट। यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं केवल दूसरे नंबर के निर्देश को बता देता हूँ। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इस परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होता है। आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो आपको नहीं आता है उन्हें भी। अब हम हल करते हैं प्रश्न को। केवल पहले के 25 प्रश्नों को हम इस भाग में हल करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट्स में हम वहाँ से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। सत्र को धैर्य के साथ देखने की आप कोशिश कीजिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। यहाँ पर 4 फसलें हैं, गेहूँ, गन्ना, चावल और कपास। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है इंडिया में। ये सेट सी है, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, यानी राइस। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप कैसे इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। रबी और खरीफ की फसल आपने सुना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। मक्का, सरसों, मूंगफली या बाजरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, सरसों। सरसों क्या है, रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। बाकी मक्का, मूंगफली, बाजरा ये क्या है, खरीफ है, जिन्हें हम मानसूनी जो सत्र होता है, मानसूनी सीजन होता है, उसमें हम इन्हें बोते हैं। तो ये खरीफ है और सरसों क्या है, रबी की फसल है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है। काफ़ी सरल था, सीधे उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये लगभग सभी को आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। तो सिलिकॉन वैली कहते हैं किसको, बेंगलुरु को। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इनमें से बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका सही उत्तर है तापीय ऊर्जा संयंत्र, यानी थर्मल पावर प्लांट्स। ये क्या है, बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है इनमें से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप रख लीजिए। हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि डीएलएड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। अगला प्रश्न था, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इज, यानी इनमें से किसको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाली यह भारत की पहली महिला हैं।
तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? ध्यान रखना, नहीं हुए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जनरल असेंबली इलेक्शन वर नॉट हेल्ड इन फरवरी मार्च 2022? ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी सरल था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम में नहीं हुए थे, बाकी उत्तराखंड में हुए थे, मणिपुर में हुए थे, गोवा में हुए थे, लेकिन मिजोरम में नहीं हुए थे। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल मोटो क्या है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते इसका क्या है? नेशनल मोटो है। आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या हरिद्वार? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ। तो केदारनाथ में है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? यानी निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है या प्रभावित करता है? यकृत, आंत, फेफड़े या हृदय? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। तो जो निमोनिया है यह ग्रसित करता है आपके फेफड़ों को, यानी लंग्स को। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से आप हल करने की कोशिश कीजिए प्रश्न को। बाइलिंगुअल यहाँ पर प्रश्न है, तो आप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिनके शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्लभ वर्धन, प्रतापादित्य या भास्कर वर्मन? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा गया था, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग इनमें से किस सम्राट का युग था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न का सही उत्तर होगा जहांगीर का काल, यानी जहांगीर पीरियड। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, तो इनके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 10 गुरु हुए थे सिखों के, 10वें गुरु थे। पहले गुरु नानक देव थे और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे या पुर्तगाली थे? यानी भारत सबसे पहले कौन आए थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय। ये चारों यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रेंच हो, डच हो, पुर्तगाली हो, लेकिन सबसे पहले कौन आए थे ये पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, पुर्तगाली। वास्को डिगामा क्या था? पुर्तगीज था, पुर्तगाली था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे लास्ट में भी यही गए थे यहाँ से, यानी 1961 में इन्होंने गोवा को छोड़ा था। सबसे पहले 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आए और 1961 में इन्होंने गोवा को सबसे लास्ट में छोड़ा था। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, यह आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय बिगेन टू पब्लिश विच वीकली? ठीक है, इनमें से संवाद, कौमुदी, बंगाल गजट, हिंदू पत्रिका या केसरी? प्रश्न का सही उत्तर आपको आता होगा ऑप्शन नंबर ए है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। सती प्रथा से इनका जो संबंध है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है, परमानेंट फॉरेस्ट है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में
सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है, ये यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इनमें से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली को क्या किया था, शिफ्ट किया था? ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। तो शाहजहां ने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूछा गया है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? वेयर इन उत्तराखंड वॉज ए कॉपी ऑफ एम्पायर अशोकाज रॉक एडिक्ट्स डिस्कवर्ड? तो कहाँ मिले थे? कालसी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या जागेश्वर अल्मोड़ा में? प्रश्न का सही उत्तर है, काफ़ी सरल है, ऑप्शन नंबर ए, कालसी में है, देहरादून में अशोक का शिलालेख है। तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किसमें? यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे से प्रश्न को हल करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? ये आप ध्यान में रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट एन इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर? इनमें से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सागरी जल के स्तर में वृद्धि। तो सागरी जल के स्तर में वृद्धि क्या होगा? औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत होगा। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? काफ़ी सरल है, सभी को आता होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन? तो ये तो काफ़ी सरल है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। यहाँ पर जो है कदम कदम पर वाणी और कोस कोस पर पानी जो है बदल जाता है। तो भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत क्या है? विविधताओं का राष्ट्र है। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, रहन सहन, खान पान सब यहाँ पर अलग अलग है। अगला प्रश्न था, नाबार्ड का संबंध है, नाबार्ड संबंधित है, नाबार्ड इज रिलेटेड टू? तो किससे संबंधित है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। तो इसका संबंध इससे है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर था, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में? इनमें से गलत को हमें ढूंढना है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हवा महल उदयपुर में नहीं है बल्कि जयपुर में, तो वो गलत है। बाकी ये तीन क्या हैं? सही हैं। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन और हम हल करेंगे 25, उसके बाद हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर का प्रश्न था, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया, यानी द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इंस्टर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय? कब इसमें जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी उस समय क्या थी, देश की प्रधानमंत्री थी, और आपातकाल देश में लगा था। इस समय हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्म निरपेक्ष सुना होगा, पंथ निरपेक्ष सुना होगा, जिसे सेकुलरिज्म कहते हैं। ये जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक थे, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के कुल 25 क्वेश्चन। कुल 200 क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में हैं। आज हमने पहले के 25 क्वेश्चन हल किए हैं। यदि आप शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सत्र यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।